Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज में हम 5 टॉपिक लेते हैं करंट अफेयर्स का, जो आपके प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू आइंस्टीन टाइल। विथ रिस्पेक्ट टू आइंस्टीन टाइल, स्टेटमेंट 1, इट एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फाउंडेड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। Statement 2, it will help physicists and chemists to understand the structure in which the atoms are ordered but do not have a repeating pattern. तो अगर आपने आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ का नाम आइंस्टीन टाइल है, इसका मतलब ये नहीं है अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी से वो रिलेटेड है। देखिए, जर्मनी के 4 साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है, एक शेप डिस्कवर किया है। ये शेप के जो है कितने साइड्स हैं, 13 साइड्स हैं। इस 13 साइड्स का इस्तेमाल किया सकता है कि अगर कोई इनफाइनाइटली लार्ज पैटर्न है तो उस पर नॉन रिपीटिंग पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बनाया सकता है। उस पर नॉन रिपीटिंग पैटर्न बनाया जा सकता है, उसको बोलेंगे ए पीरियोडिक पैटर्न या फिर ए पीरियोडिक टाइल। ठीक है, तो ये जो ए पीरियोडिक टाइल है, इसको इस्तेमाल किया सकता है जो भी फिजिसिस्ट हैं या केमिस्ट हैं वो समझ सकते हैं जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस ऑर्डर में है, बट डू नॉट हैव ए रिपीटिंग पैटर्न। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे उसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022-2027 से रिलेटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द प्लान एम्स एट सब्स्टिट्यूटिंग 17 गीगावाट कोल बेस्ड पावर कैपेसिटी बाय एस्टेब्लिशिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। मतलब कि 17 गीगावाट जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको हटा के उनको सब्स्टिट्यूट करना रिन्यूएबल एनर्जी से। स्टेटमेंट 2, द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स बैटरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट बिटवीन 51 गीगावाट टू 18 गीगावाट फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज बाय 2031-32। देखें, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक चैलेंज ये है कि हमारी जो कैपेसिटी, जो हमारे यहाँ डिमांड होने वाला है आगे अगले 10 सालों में, वो डिमांड सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से मीट नहीं हो सकता। तो एनर्जी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो उसमें कोल का भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और यही बात कहा है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ने। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की बात नहीं कही गई। इनफैक्ट प्लान ने ये कहा है कि बाय द ईयर 2031-32 तक 17 to 28 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करना पड़ेगा जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसमें। मींस कि जो कोल बेस्ड एनर्जी उसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ना कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो फ्लक्चुएट करती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे रिन्यूएबल एनर्जी जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है दिन में, फॉर एग्जाम्पल अगर सोलर एनर्जी दिन में है, जब वो सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो कैसे उसको स्टोर किया जा सके कि जब डिमांड ज्यादा हो तो उस समय उसको हम सप्लाई कर सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूज ऑफ एन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इज ए वे ऑफ कार्बन प्राइसिंग। स्टेटमेंट 2, कार्बन प्राइसिंग मेक्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी लेस अट्रैक्टिव। स्टेटमेंट 3, carbon tax in India will lead to generation of more revenue which can be invested in cleaner sources of energy. स्टेटमेंट 3 फेयरली कॉमन सेंस स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट भी है। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कार्बन टैक्स, अगर टैक्स कोई भी लगेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा और उस टैक्स का इस्तेमाल किया सकता है और जो भी क्लीनर सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको डेवलप करने में। पहला स्टेटमेंट है इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का। देखिए क्वेश्चन बना कहां से है, गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल। एनर्जी कंजर्वेशन में तमाम बातें की गई हैं, लेकिन उसमें बात की गई है कार्बन मार्केट की। कार्बन मार्केट को गवर्नमेंट डेवलप करेगी। कार्बन मार्केट का डेवलप करने का मतलब ये है कि इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को लाना।
इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अभी यूरोपियन यूनियन में है, चाइना में है। इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि हर इंडस्ट्री के लिए एक कार्बन बजट गवर्नमेंट सेट कर देती है, और उस इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री अगर उस बजट से कम एमिशन करती है, कार्बन एमिशन कम करती है, तो 1 टन कार्बन एमिशन कम करने के लिए 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। अगर कोई इंडस्ट्री और है जो कि अपने बजट से 1 टन ज्यादा करती है, तो वो 1 कार्बन क्रेडिट खरीदेगी उस इंडस्ट्री से जिसने सेव किया है। तो गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है कि जो कार्बन का एमिशन है वो कम से कम हो और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अगर कोई एक्सीड करता है अपना बजट, कार्बन बजट, तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा और खरीदने में पैसा लगेगा। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगी, इन्वेस्ट करके अपना जो प्रॉफिट है उसको सेव करेंगे और प्रॉफिट बढ़ाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, कार्बन प्राइसिंग मेक्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी लेस अट्रैक्टिव, ऐसी बात नहीं है। जब भी कार्बन के एमिशन पे कॉस्ट लग जाएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 3 ओनली, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सऊदी अरेबिया एंड अदर ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसर्स हैव अनाउंस्ड कट इन ऑयल प्रोडक्शन। Which of the following will likely be the impact of cut in oil production? Statement 1, it will lead to decrease in the oil prices. Statement 2, it may impact West support to Ukraine against Russia. Statement 3, it may not have a greater impact on India. देखें, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम होगा। तो किसी भी चीज का अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा तो उसका जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड एसिटी से सप्लाई बढ़ गई है, तो उस प्रोडक्ट को लेकर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर ये कैसे इंपैक्ट करेगा वेस्ट पे, देखें यहाँ पे ओपेक प्लस की बात की गई है। ओपेक बाकी जो मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो हैं, और ओपेक प्लस में बाकी हैं प्लस रशिया है। ये इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? वेस्ट का दबाव रहा है ओपेक कंट्रीज पे जब से यूक्रेन इन्वेजन हुआ है कि ऑयल प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे रशिया का ऑयल एनर्जी सप्लाई मार्केट में कम होगा वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जरूरी ये है कि बाकी जो ओपेक कंट्रीज हैं अपना प्रोडक्शन वो बढ़ाएं, उनके ऊपर दबाव भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होगा? अच्छा, इसका ये जरूरी क्यों था? क्योंकि रशिया अभी भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, रशिया का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ऑयल एक्सपोर्ट से, और अगर ऑयल के प्राइसेस मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे तो रशिया को और ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इसीलिए दबाव था ओपेक कंट्रीज पे कि ऑयल प्रोडक्शन को कम किया जाए। लेकिन अगर ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए क्योंकि प्राइसेस कम हो, अगर ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की बात की गई तो प्राइसेस बढ़ेंगी और रशिया और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि जो वेस्ट का जो स्ट्रेटजी है उसके अगेंस्ट ये पॉलिसी है, ये डिसीजन है। तो जो पहला सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट मे नॉट हैव ए ग्रेटर इंपैक्ट ऑन इंडिया। देखिए ये प्रोबेबल स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया का जो मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया है ऑयल का, जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे गल्फ के कंट्रीज, वहां से हटके इंडिया अब रशिया से सप्लाई ले रहा है, और रशिया से जो सप्लाई ले रहा है इंडिया वो मार्केट रेट से लगभग 27-28% डिस्काउंट पे ले रहा है। तो इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जुडिशरी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट 1, द डॉक्ट्रिन ऑफ सील कवर is used by the Supreme Court as well as lower courts of India to receive or approve information from government agencies in sealed covers. Statement 2, only judges can access the envelope containing information. Statement 3, there is no law specifying the sealed cover jurisprudence. देखें, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी एविडेंस है वो सील्ड कवर में दिया जाए जुडिशरी को। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि कई बार जहां भी नेशनल सिक्योरिटी के मामले होते हैं वहां पे गवर्नमेंट के पास जो एविडेंसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी से उनके पास जो एविडेंसेस होते हैं उनको सील्ड कवर में गवर्नमेंट देती है। सील्ड कवर में क्यों देती है कि क्यों उन इंफॉर्मेशंस का, उन एविडेंसेस का कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर और भी जो लोअर कोर्ट्स है वो सब एक्सेप्ट करते हैं सील्ड कवर में एविडेंस, और ऐसा किसी लॉ में नहीं कहा गया। इनफैक्ट
सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2013 का, ऑर्डर नंबर 7 में बात कहा गया है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का। यही नहीं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का, उससे भी इसको डिराइव किया जाता है, इस पावर को डिराइव करता है जुडिशरी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली जजेस कैन एक्सेस द एनवेलप कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डेली एमसीक्यू क्विज। थैंक यू वेरी मच।